आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर और आज है 28 दिसंबर। सोमवार की शाम ढल चुकी है और मैं लेकर हाजिर हूं दिन भर देश दुनिया की तमाम अहम खबरें इस न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में हम लेकर आते हैं। तो बताता हूं कि किन खबरों पर बात होने वाली है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बवाल मचा है, लेकिन पार्टी को उनके होने या न होने से फर्क कितना पड़ता है, ये बात करेंगे। और फिर संजय राउत की पत्नी वर्षा की बात भी होगी, जिन्हें ईडी ने समन भेजा है। बैंक घोटाले का मामला है, तो बात इतनी भर है या कुछ और, ये भी समझेंगे। अगर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाह रहे हैं तो एक खबर मेरे पास है आपके लिए, वो भी सुनिएगा। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच पर बात होगी, जहां टीम इंडिया को जीत की खुशबू आ रही है। लेकिन सबसे पहले खुशबू से ही सुनते हैं हेडलाइंस। किसान आंदोलन के बीच आज 100वीं किसान रेल की शुरुआत हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारी नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। ऐसा माना जा रहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों को ही पीएम मोदी ने यह संदेश दिया है। सरकार ने किसानों के साथ बैठक की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी है। सरकार की किसानों के साथ बातचीत अब 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी। इस संबंध में केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को कल यानी 29 दिसंबर को 4 प्रस्तावों के आधार पर मिलने का प्रपोजल भेजा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अरुण जेटली की प्रतिमा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। अनजाने में या बिना किसी गलत इरादे के किसी के शरीर से टच होता है तो वह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत यौन हमला नहीं होगा। इसे देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस भारती डांगरे ने हाल ही में बारामती के एक शख्स को नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में पहली जमानत दी है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं, जिस पर भाजपा सांसद जनरल वीके सिंह ने तंज कसा। वहीं बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी है। भारत और चीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जहां सीमा विवाद के बीच चीन की ओर से भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके जवाब में अब भारत ने भी एक्शन लिया है। भारत ने अपने सभी एयरलाइन से कहा है कि वो चीनी नागरिकों को अपनी फ्लाइट में जगह ना दे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का दशक का शीर्ष सम्मान अपने नाम किया। उन्होंने पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती। कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी चुना गया। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी का दशक का खेल भावना पुरस्कार जीता। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कत आज से और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल पर दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है और राहुल गांधी देश में नहीं है। उनके विदेश दौरे पर विवाद हुआ तो कांग्रेस ने माना कि वे एक छोटे से दौरे पर चले गए हैं। बवाल इसलिए भी है क्योंकि वो लगातार किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, पर खुद दिल्ली में नहीं है। इसके पहले भी अहम मौकों पर वो देश में नहीं थे और हर बार उनके दौरे गुप्त रखे गए, शायद इसलिए क्योंकि वो निजी थे। इधर कांग्रेस ने तमाम सवालों के जवाब ये कहकर दिए हैं कि अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है, सोनिया है। आपको सुनाते हैं कि पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं है, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें जाने को कहती है, एक कार्यकर्ता के तौर पे श्री राहुल गांधी वहां जाते हैं। परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार हो तो क्या व्यक्ति उसे देखने नहीं जा सकता? श्री राहुल गांधी जी
एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। राहुल के दौरे पर जो बमचक मची है उस पर हमने सीनियर जर्नलिस्ट रामदत्त त्रिपाठी से बात की। रामदत्त जी, पार्टी के अधिवेशन के दिन ही राहुल देश में नहीं है, इससे जो विवाद हुआ उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कैसा असर पड़ता होगा? देखिए, ये बात सही है कि आपने जैसा कहा कि बार बार वो ऐसा करते हैं, इस तरह से ये उनके स्वभाव का हिस्सा हो गया है। जहाँ तक बात संकट की है तो पार्टी वैसे भी संकट में है जब वो रहते हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन 6 दिन हफ्ते भर दिन के न रहने से संकट बढ़ जाएगा। राजनीतिक संकट जो है कांग्रेस का वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रहने के बावजूद है, और उस संकट के दूसरे गहरे कारण हैं। वो गहरे कारण ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे ये जब जो आज की राजनीति है जिसमें ध्रुवीकरण होता है, जो पार्टियां हैं वो मध्य मार्ग की राजनीति नहीं कर रही है कि सबको लेकर चलने वाली, तो उसमें मध्य मार्गी जो भी होता है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि जब एक जाति, वर्ग या धर्म की राजनीति होती है। दूसरा ये भी है कि ये लोगों का ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से संपर्क है नहीं, वो यहाँ रहे चाहे दिल्ली में चाहे ना रहे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, हम लोग भारत में एक खास तरह के राजनीतिक नेता देखने के अभ्यस्त हो गए हैं कि जो 365 दिन और यही राजनीति करते दिखते हैं। अब जो नए जमाने के तमाम नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों चाहे अखिलेश यादव हों, ये लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, और जितना महत्वपूर्ण स्थापना दिवस है पार्टी का उतना ही महत्वपूर्ण शायद ये जो क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां भी होती हैं लोगों के लिए। पूरे दुनिया में सारे होटल बुक हो जाते हैं और लोग जाते हैं अपना समय बिताने। कई लोग ये भी है कि समीक्षा करते हैं, नए साल के लिए रेजोल्यूशन की अपने लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके रहने न रहने से संकट वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ये देखिए रामदत्त जी, वो गायब भी जब हुए बड़े मौके से हुए हैं पहले, और संयोग है या पता नहीं क्या कि जब कृषि बिल आया था तो भी वो देश में नहीं थे। फिलहाल पार्टी के पास मौका था कि वो इस आंदोलन से अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सके, और तो और देखिए कि कांग्रेस को भी अध्यक्ष भी खोजना है अपना। हाँ, देखिए, एक तो बात यह है कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है जैसा कि आपने कहा, तो उनकी कोई बहुत उस तरह से नैतिक जिम्मेदारी आप कह सकते हैं नहीं है। हाँ, वो रहते तो शायद पार्टी के लिए बेहतर होता, लेकिन जहाँ तक इस किसान आंदोलन की बात है तो इस किसान आंदोलन को देखिए सभी दल बाहर से एक नैतिक समर्थन ही दे रहे हैं, और किसानों ने खुद भी ये कहा है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को नहीं आने देंगे। तो ये जरूर है। और अगर आप दूसरे लिहाज से देखें तो देखिए, राहुल गांधी ही शायद देश में ऐसे नेता हैं अकेले जो मोदी सरकार की जायज नाजायज आलोचना या उसका विरोध बराबर करते रहे हैं। अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति से 2 बार मिले, ज्ञापन दिया, कुछ देर के लिए डिटेन भी हुए, ये सब हुआ, लेकिन उसका फर्क क्या पड़ा सरकार से? तो सरकार देखिए, अपने देश में पूरा विपक्ष जो है वो अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि सरकार जो है वो किसी की सुनती ही नहीं है, किसी को कोई परामर्श ही नहीं करती है। तो कहने के लिए ये बात अच्छी लगती है कि हाँ भाई, राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए और यहीं रहना चाहिए, लेकिन अब ये उनका विवेक है, और शायद इसीलिए देखिए उन्होंने अपने को पार्टी के अध्यक्ष पद से अलग भी कर लिया है, और वो अभी तक रिजॉल्व भी नहीं हो पा रहा इशू जी। तो मुझे लगता है कि वो हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन अब उनकी आदत है अपना छुट्टी पर जाने की, खास करके नए से, तो वो अपना निकल गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो न जाते तो क्या हम ये कह सकते हैं गारंटी के साथ कि वो न जाते, यहाँ रहते तो उनकी आलोचना किसी न किसी बहाने न होती। तो वो तो पार्टी
तो उनका नेतृत्व वाले मामले थे, उनके नेतृत्व की जो क्षमता है, उनकी स्टाइल है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है और उसका नतीजा भी बहुत नहीं आ रहा है, इसलिए भी नहीं पसंद है। अगर वही सक्सेसफुल होते शायद आलोचना न होती, वो चाहे अपना गायब भी रहते। रामदत्त त्रिपाठी बात कर रहे थे राहुल गांधी पर, और मैं बात करता हूं अब महाराष्ट्र की। यहां पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था एक, याद होगा आपको। करीब 6500 करोड़ रुपए लोन देने के लिए नकली बैंक खातों का इस्तेमाल करने की खबर आई थी। इसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी की जांच शुरू कर दी है। कई अफसर गिरफ्तार हुए हैं और अब ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन भेजा है। उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत की पत्नी का नाम इस घोटाले में कैसे आया, और क्या ये केंद्र और राज्य के बीच खटपट का भी मामला है या फिर केवल सामान्य पूछताछ, यही जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर दिव्येश सिंह से और उनसे पूछा कि पीएमसी बैंक घोटाला और संजय राउत की पत्नी का कनेक्शन क्या है। जी देखिए, आपको पहले बताना चाहेंगे कि वर्षा राउत जो है, संजय राउत जो शिवसेना के राज्यसभा एमपी हैं और सामना अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनका नाम इसलिए सामने आया है या उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने इसलिए बुलाया है क्योंकि एक लोन था जो उन्होंने काफी समय पहले लिया था। एक व्यक्ति माधुरी प्रवीण राउत नामक हैं, उनसे ये लोन लिया था। और माधुरी के जो पति हैं प्रवीण राउत, ये एक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस नामक कंपनी, जो कि HDIL कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, वहां पर डायरेक्टर थे सारंग और राकेश वाधावन के साथ। सारंग और राकेश वाधावन, ये पीएमसी बैंक घोटाला जो हुआ है, 6,500 करोड़ का घोटाला है, उसमें मुख्य आरोपी हैं, मुख्य अभियुक्त हैं। और उसी मामले में प्रवीण राउत से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी। और अब जब ये लोन अमाउंट सामने आया है, इसी बारे में पूछताछ के लिए ईडी ने वर्षा राउत को दिसंबर 11, फिर दिसंबर 22 और उसके बाद अब दिसंबर 29 को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये भी बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये पीएमसी बैंक स्कैम का है, जिसमें पिछले साल दिसंबर में पहली चार्जशीट ईडी फाइल कर चुकी है और अब दूसरी चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। और उससे पहले जो भी जुड़े हुए कड़ियां हैं, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जहां जहां पैसे डाइवर्ट हुए हैं या ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से पीएमसी बैंक का पैसा डाइवर्ट हुआ होगा, इसी बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया है, ना कि वो किसी तरीके की अभी आरोपी हैं या सस्पेक्ट है। बस ये जो 55 लाख का लोन है वर्षा राउत ने माधुरी प्रवीण राउत से लिया है, इसी बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया है। दिव्येश, इसके पहले भी ईडी ने एकनाथ खड़से को समन भेजा था, अब राउत की पत्नी को भेजा है, इसे कैसे जोड़ते हैं आप? जी आपको बता दें, एकनाथ खड़से को जो समन्स इशू हुए हैं ईडी द्वारा, वो एक पूरी तरीके से अलग मामला है। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जोन 2 है, जो मुंबई के अलावा जो अन्य इलाका है महाराष्ट्र का, उनकी केसेस देखती है। जोन 2 के द्वारा ईडी के समन्स एकनाथ खड़से को दिए गए हैं पुणे के MIDC लैंड डील मामले में। पुणे MIDC की जो लैंड डील थी, इसके रिगार्डिंग एक एंटी करप्शन में केस रजिस्टर किया था पुणे में। कोर्ट के आदेश के बाद ये केस रजिस्टर किया गया था। ये आरोप लगाया गया था कि किसी तरीके से जो MIDC की जमीन थी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो जमीन थी, उसको किस तरीके से एकनाथ खड़से के जो परिवारजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी तरीके से उस जमीन को खरीदा या उस पर कब्जा किया। और उसी बारे में एक आरोप लगाया गया था कोर्ट में। एक पुणे बेस्ड बिल्डर हैं जो पहुंचे थे कंप्लेंट लेकर, और उसी कंप्लेंट को देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसमें एक जांच हो, आधिकारिक जांच हो। और इसी के बारे में एक केस एंटी करप्शन ब्यूरो ने रजिस्टर कराया। इसके बाद एक कमीशन भी, जस्टिस ज्योतिंग की एक कमीशन बैठाई गई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो केसेस, जबकि कुछ इलाकों में एकनाथ खड़से जो कि अब एनसीपी में शामिल हो गए हैं, उनका कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मामले में क्लोजर नोटिस दे दी है, पर दूसरे मामले में अभी क्लोजर नोटिस बची है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, पर अब इसी मामले में ईडी भी जांच कर रही है, क्योंकि पैसे का डाइवर्जन हुआ है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ है, इसीलिए ईडी इसकी जांच कर रही है। और इसी जांच के संदर्भ में
एकनाथ खड़से को 30 दिसंबर को बुलाया गया है, जबकि वर्षा संजय राउत का जो मामला है वो पूरी तरीके से एक अलग मामला है। संजय राउत जो कि वर्षा राउत के पति है, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये आरोप लगाया ईडी पर कि ईडी जो है वो बीजेपी के हाथ में एक कठपुतली की तरह काम कर रही है और किसी तरीके से जो भी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्हें या कुछ और नेताओं को या उनके परिवारजनों को ईडी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला रही है। यह आरोप संजय राउत ने लगाया। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका जवाब देंगे और आगे अगर ईडी को जरूरत पड़े तो उनके पास भी एक लिस्ट है बीजेपी के नेताओं की, वो लिस्ट वो उन्हें देंगे ताकि वो उन्हें भी इन्वेस्टिगेट कर सकें। इनफैक्ट संजय राउत ने ये तक कहा कि उनके पास 120 नेताओं की लिस्ट है और ईडी इस पर करीब 5 साल तक काम कर सकती है। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए आज दोपहर में कहा है। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। 2020 गुजरने वाला है, नया साल नजदीक है। जितनी भी घटनाएं इस साल हुई उसे देखकर लगता है कि यह साल बड़ा महंगा पड़ा। तो नए साल से उम्मीदें काफी हैं, लेकिन 2021 की शुरुआत भी महंगाई के साथ आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि नए साल की शुरुआत के साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे होम अप्लायंसेस महंगे हो सकते हैं। खासकर एलईडी टीवी जो इन दिनों भारत में पॉपुलर हो रहा है, लेकिन यह भी महंगा हो जाएगा। अब इसके पीछे की क्या वजह है, जानने के लिए मैंने बात की मनीष से। देखिए, हम ये खबर अक्सर सुनते हैं, हर आपको 6-8 महीने में एक ये खबर सुनाई देगी कि ये चीज महंगी होने वाली है, ये चीज महंगी वाली। जैसे अभी आप होम अप्लायंसेस की जो बात कर रहे हैं, होम अप्लायंसेस ही नहीं, हमने तो कार भी सुना हुआ है कि कार भी महंगी होने वाली है। तो अब ये परिस्थितियां, इस महंगाई के पीछे दरअसल परिस्थितियां हैं, अभी की परिस्थितियां जो कोरोना वायरस की वजह से जो चीन से माल वैसे भी नहीं आ रहा है, जैसे फरवरी में भी नहीं आ रहा था, फरवरी मार्च में भी, और अब और अटक गया है। तो शॉर्टेज तो है ही, सप्लाई साइड की साइड शॉर्टेज है। इसके अलावा जो घरेलू जो इन्वेंट्री थी अप्लायंसेस विक्रेताओं की, वो भी अब कम हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि सामान महंगा हो, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी हमको देखना होगा कि क्या दरअसल बाजार में इतनी जबरदस्त डिमांड है। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की डिमांड नहीं है। जब वर्क फ्रॉम होम लोग ज्यादातर कर रहे हैं तो ऐसे अप्लायंसेस की डिमांड ज्यादा है जिनके घर में इस्तेमाल हो रहा है रूटीन में। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि कंपनियां अभी दाम बढ़ाकर कितना मुनाफा कमा पाएंगी, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो हम ये देख रहे हैं, हम बड़ा दिलचस्प हो गए देखना कि ये साहस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल छूट का दौर चल रहा है। क्या क्रूड ऑयल का भी इन प्रोडक्ट्स और महंगाई पर असर देखने को मिल सकता है मनीष? जी, क्रूड ऑयल का तो हमेशा से ही महंगाई पर असर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बैकबोन है एक तरह से पूरी सारे व्यापार की एक, क्योंकि इससे परिवहन होता है, इधर से उधर चीजें ले जाने में जो ईंधन का खर्च होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है क्रूड ऑयल के महंगे या सस्ते होने से। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज है प्लास्टिक भी बनने में क्रूड ऑयल का एक योगदान होता है, और इस वजह से भी एक असर दिखता है फैक्ट्रीज में और तमाम अप्लायंसेज में, या जो भी कह लीजिए, कार से लेके हाँ जो भी सामान बन रहा है कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उसमें इस्तेमाल है, तो उस पर भी असर दिखता तो है क्रूड का। फिलहाल क्रूड $50 के आसपास चल रहा है। इसको बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे खुलेगा बाजार, अब जैसे वैक्सीन लगेगी तो बाजार के खुलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो एक तरह से क्रूड ऑयल में भी तेजी आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। इस वजह से भी महंगाई पर एक असर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न में जारी है।
तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया को जीत की भीनी भीनी खुशबू आ रही होगी। अजिंक्य रहाणे की शानदार 112 रनों की कप्तानी पारी और रविंद्र जडेजा की हाफ सेंचुरी के बाद टीम इंडिया ने पहली पारी में 326 रन का स्कोर खड़ा किया, जिससे भारतीय टीम को जो है 131 रनों की इंपॉर्टेंट बढ़त मिल गई। फिर कंगारुओं के 6 विकेट 133 रनों पर ही गिर गए। तो इस मैच में अब तक भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये बात की हमने अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से और पूछा कि एडिलेड में जो छिछालेदार हुई थी उसके बाद अब जो भारत ने परफॉर्म किया है तो खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल, हर भारतीय बहुत खुश है अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है, और यकीनन एडिलेड में जो एक डिबैकल था, जो यकीन के परे प्रदर्शन था कि 36 पे ऑल आउट हो गए हम सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन वहां से कम बैक करना, सारे जो एक्सपर्ट थे, सारे जो क्रिकेट के पंडित थे, सब राइट ऑफ कर रहे थे कि अब तो यहाँ से मुश्किल है वापसी भारतीय टीम की, 4-0 होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन जस्ट नेक्स्ट गेम में या फिर कह लीजिए कि नेक्स्ट इनिंग खेलते हुए आपने जो है ये दे दिया परिचय कि भाई ये बहुत मजबूत टीम है, मानसिक रूप से काफी तैयार टीम है, एंड डेफिनेटली जिस तरह का प्रदर्शन हमारे बॉलर्स ने किया है, बैट्समैन ने किया है, बहुत बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कहा जाएगा। और हम अभी जीते नहीं है जरूर, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि जीत की खुशबू आ रही है, डेफिनेटली वो खुशबू आ रही है, और कल होपफुली बहुत जल्दी हमारे पक्ष में नतीजा आ जाएगा। अच्छा इकबाल, इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या है वो बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब कोहली और शमी जैसा 2 दिग्गज आपके साथ ना हो तो वहां से टीम का बैलेंस बहुत गड़बड़ाया हुआ सा नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने शमी के एब्सेंस में प्रदर्शन किया है वो एक बहुत बड़ा प्लस बन करके उभरा है। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस राज को नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की, और जो एक कहते हैं ना टप्पा पकड़ के गेंदबाजी, एक सटीक लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करके बैट्समैन को उन्होंने विवश किया खेलने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे नजर आया। जाहिर सी बात है कि बुमराह के पास इतना एक्सपीरियंस है, उमेश यादव के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो तो अपने कहते हैं ना कि अपना जो अनुभव है उसके आधार पर ही गेंदबाजी करते हैं। बट मुझे लगता है कि बुमराह ने और उमेश ने भी थोड़ा सा ना मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाला कि अब शमी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पर है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी अपना खूब जोर लगाया। और आप कैप्टनसी की बात करिए, मैं दूसरा पहलू जो लेकर के आना चाहूंगा, अजिंक्य रहाणे एज अ बैट्समैन एंड एज ए कैप्टन दोनों ही फैब्युलस, जो इनका एक कैरेक्टर रहा है, कूल काम, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपना काम करना जानते हैं और चुपचाप से अपना काम करके निकल जाते हैं। यही चीज हमने देखा, जो फील्ड प्लेसिंग उन्होंने लगाई थी पूरे टेस्ट मैच के दौरान वो काबिले तारीफ है। एक एक डिसीजन रिव्यू लेना है नहीं लेना है, कई बार हमारे बॉलर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, बट रहाणे को लगता है कि हाँ ये लेना चाहिए तो लेते हैं। आज के ही दिन आपने एक ध्यान दिया होगा, टीम पेन का जो कॉट बिहाइंड की अपील थी उसमें न तो बॉलर न ही विकेट कीपर इतना ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आया, और न ही उन्होंने कप्तान को ये गुजारिश की कि आप रिव्यू लीजिए, बगैर बॉलर के बगैर विकेट कीपर के पूछे सीधा अजिंक्य रहाणे ने स्लिप से इशारा किया कि मैं रिव्यू ले रहा हूँ। तो ये जो एक तरह का एक आपका इंट्यूशन होता है एज अ कैप्टन, आप कितने प्रोएक्टिव रहते हैं, वो हमें देखने को मिला है। जबरदस्त नजर आए हैं अजिंक्य रहाणे। और इसके अलावा जडेजा का इंक्लूजन मुझे लगता है, जडेजा द ऑलराउंडर, इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस गेम में। अगर आपने गेम को फॉलो किया है, डेफिनेटली फॉलो किया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जडेजा ने किस जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट डाला है इस गेम में एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर एंड एज अ फील्डर। इस मैच में अंपायरिंग को लेकर भी थोड़ा विवाद हुआ है, कुछ डिसीजंस भारत के पक्ष में नहीं गए। भारत के पूर्व क्रिकेटर और बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी से डिसीजन रिव्यू सिस्टम में अंपायर्स कॉल के क्लॉज पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि इसे दोबारा देखने की जरूरत भी है। आपकी क्या राय है? देखिए, ये बिल्कुल सही जायज प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि डीआरएस का जो अंपायर कॉल वाला पक्ष है वो वाकई बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया और थोड़ा सा भी गेंद हिट कर रही है तो वो आउट है, और वही चीज अंपायर ने आउट नहीं दिया है, गेंद हिट भी कर रही है ठीक ठाक तरीके से, तब भी जो है वो नॉट आउट है। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा एक इशू है जिसको कि आईसीसी को देखना चाहिए, और एक मैच में कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका हो सकता है वो हम सभी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सचिन तेंदुलकर की जो एक यहाँ पर क्वेरी है या एक कंसर्न है, मुझे लगता है कि बहुत जायज नजर आता है। तो फिलहाल वक्त है सामान समेटने का। दीजिए अब इजाजत कपिल देव सिंह को, जिन्होंने साउंड मिक्सिंग की, और प्रतीक वाघमारे को, जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं।
और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।